सुमित्रा एक बहुत ही मेहनती औरत थी। वो हमेशा अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखा करती थी। घर से लेकर बाहर तक के काम सुमित्रा बड़ी ही शिद्दत से कर लिया करती। यहाँ तक कि आज के समय में भी सुमित्रा सारे कपड़े हाथ से धोया करती, क्योंकि उसका मानना था कि मशीन इंसान को आलसी बना देती है। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की दोस्त शांति उससे बोलती है। अरे बस कर सुमित्रा, कितना काम करेगी तू। अरे बस हो ही गया, थोड़ा सा ही तो काम होता है। अरे पता नहीं सुमित्रा, तू इतना काम कैसे कर लेती है। मेरे बस की तो नहीं है इतना काम करना। अरे कोई बात नहीं, हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। पर एक बात तो है सुमित्रा, तू जितनी मेहनत कर लेती है ना, कल को तेरी बहू आएगी तो क्या वो तेरी तरह इतनी मेहनत कर पाएगी? अरे वो क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी वो। अरे आजकल की लड़कियां तो एकदम फूल की तरह नाजुक होती हैं। जरा सी चोट क्या लग जाए, हाय तौबा मचा देती हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, किस्मत की बात होती है। अरे मुझे मेहनती बहू मिलेगी या आलसी बहू, वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं हम। वैसे तू अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही है क्या? अरे अभी ना मैंने कोई नहीं देखी, तेरी नजर में होगी ना तो मुझे बता दियो, मैं देख लूंगी। अरे हाँ हाँ जरूर बता दूंगी। इतना कहकर शांति तो चली जाती है। सुमित्रा का इकलौता बेटा देव था। कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार देव के लिए चांदनी नाम की एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। सुमित्रा और देव को चांदनी बहुत पसंद आती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही वक्त बाद देव और चांदनी की शादी हो जाती है। ससुराल आने के बाद जब चांदनी को अपनी मेहनती सास की मेहनत के बारे में पता चलता है, उसे जानने के बाद चांदनी खुद से बोलती है। अरे यार, मेरी सास है या फिर मशीन, सारा काम खुद ही करती रहती है। घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, सारे कपड़े हाथ से धोने हैं। मिक्सी के नाम पे सिलबट्टा रखा हुआ है, मसाला भी हाथों से ही पीसना पड़ेगा। और ऊपर से इतना बड़ा घर दे दिया है जिसमें सारा दिन झाड़ू पोछा सारा काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। भला इतनी मेहनत कौन ही करेगा। दरअसल चांदनी एक आलसी लड़की थी। उसे काम और मेहनत दोनों ही जरा भी पसंद नहीं थे। पर क्योंकि जब वो घर में नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए अपने पति और सास को इम्प्रेस करने के लिए चांदनी मेहनत करने का झूठा दिखावा करना शुरू कर देती है। ऐसे एक दिन सुमित्रा चांदनी से कहती है। अरे चांदनी बेटा, आज शाम को ना बहुत सारे मेहमान आने वाले घर पे। जी ठीक है माँ जी। बेटा मेरी बात तक कान खोल के सुन ले। अरे सबका खाना बनाएगी ना, अपने हाथों से बनाइयो और सही से बनाइयो। कोई भी मेहमान को ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे कितने लोग आ रहे हैं माँ जी? अरे बेटा, मैंने तो बुलाए तो ज्यादा थे, लेकिन आप बस 10-15 ही रहे हैं बस। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सभी के लिए ना अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, किसी को कोई कमी नहीं होगी। बेटा देख, मुझे ना तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, मेरी उम्मीद ना टूटने मत दियो बस। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, आप बेफिक्र होकर रहिए, मैं सबको संभाल लूंगी। चल बेटा ठीक है, तू खाना वाना बनाने की ना तैयारी कर ले। मैं ना थोड़ा ना बाजार जाऊँ, थोड़ा सा ना जरूरत का सामान भी है, वो ले आती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा चली जाती है और चांदनी अपनी सास के जाते ही बोलती है। इतने सारे लोगों का खाना मैं बनाऊं और वो भी अकेले? अरे मुझसे तो 2 लोगों का खाना नहीं बनता, इतने लोगों का खाना मैं आखिर बनाऊंगी भी तो बनाऊंगी कैसे? मुझसे नहीं होगा भाई ये सब। हाँ एक काम करती हूँ, सारा खाना ना बाहर से मंगवा लेती हूँ। वैसे भी माँ जी को आने में तो टाइम लगेगा, और जब माँ जी आएंगी तो उन्हें दिखाकर बोल दूंगी कि मैंने बनाया है। चांदनी ऐसा ही करती है और जल्दी से अपने फोन से 10 से 15 लोगों के लिए बना बनाया खाना बाहर से ऑर्डर कर देती है। 1 घंटे बाद चांदनी का ऑर्डर किया गया सारा खाना आ जाता है। चांदनी जल्दी से सारा खाना डिस्पोजल से बाहर निकालती है और सारा कंटेनर्स में निकालकर खुद से बोलती है। खाना तो हो गया, लेकिन रसोई तो बिल्कुल साफ है। माँ जी आएंगी तो उन्हें कहीं शक ना हो जाए। उन्हें मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने ही किया है सब कुछ। और ये जो सारे डिस्पोजल आए हैं, इनको ठिकाने लगाती हूँ और जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। इतना कहकर चांदनी सबसे पहले डिस्पोजल को घर से दूर एक कचरे के डब्बे में फेंक आती है। घर जाकर चांदनी रसोई में मसालों के डब्बे को इधर उधर कर देती है और काफी सारे बर्तन यूं ही गंदे करके बर्तन धोने के लिए सिंक में डाल देती है और ठंडे पानी के कुछ छींटे अपने मुंह पर मार लेती है, जिससे उसके चेहरे पर पसीने की बूंद जैसे वो चमकने लगते हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा आ जाती है। तभी चांदनी हाथों में पानी का ग्लास लिए उनके पास जाती है और साड़ी के पल्ले से अपना मुंह पोंछने लगती है। तभी सुमित्रा बोलती है। अरे बहू, ये क्या, तुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, लगता है तूने बहुत ज्यादा मेहनत की है आज के लिए। माँ जी, जब से आप गई है ना, मैं रसोई में ही लगी हुई थी, सारा खाना बना दिया, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई काम करते करते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहू क्या क्या बनाया तूने?
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी, मैंने कढ़ाई पनीर, आलू गोभी, रायता, लच्छा पराठा, मूंग दाल का हलवा, दाल मखनी, चावल, ये सब कुछ बना दिया है। क्या? इतना सब कुछ तूने अकेले बना लिया? वाह वाह बहू, तू तो मेरी ना उम्मीद में ना खड़ी उतरी है। अरे बहुत मेहनत की है तूने तो इस दिन के लिए, आज के लिए। बस माँ जी, जो भी सीख रही हूँ आपसे ही सीख रही हूँ। आप कितनी मेहनत करती हो। अब बस बर्तन बचे हैं, वो धोने जा रही हूँ। वैसे तो थक गई हूँ, लेकिन धो लेती हूँ, क्या ही करें। अरे बहू, तूने इतना सारा खाना बना रखा है, तू जाके आराम कर। ये जो छोटे मोटे बर्तन है ना, वो मैं धो लूंगी। अरे तू थोड़ी सांस तो ले ले, क्योंकि अभी मेहमान आ जाएंगे, फिर तेरे जीना दुश्वार हो जाएगा वापस। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सारे बर्तन धो लूंगी, तू जाके आराम कर ले, थोड़ी सांस ले ले। सुमित्रा रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। चांदनी सोफे पर आराम से बैठकर मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मेहनत भी नहीं करी और नाम भी हो गया। क्या दिमाग पाया चांदनी तूने, काम भी नहीं करना पड़ा और नाम भी हो गया। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं। सुमित्रा और चांदनी मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं और फिर उन्हें खाना खिलाते हैं। सभी मेहमान खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इन सबसे खुश होकर सुमित्रा चांदनी को एक सोने की चेन देते हुए बोलती है, ये ले मेरी बहू, ये तेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा मेरी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा मेहनत की है और इतना सारा काम किया है, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की है तेरी, और तूने मेरा मान सम्मान बढ़ा के रखा है, कम नहीं होने दिया। तो उसके सामने तो ये छोटा सा तोहफा है बस तेरे लिए। चलिए, आप दे रही हैं तो आशीर्वाद समझकर रख लेती हूँ। धन्यवाद माँ जी। अरे बहू, मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी उम्मीद पे तू खड़ी उतरी है। जैसी मैं मेहनती हूँ ना, वैसे तू भी है। और वैसे आजकल की लड़कियाँ दो आखिर कुछ काम बोले नहीं, मुंह फुला के इधर से उधर भाग जाती है, और एक तो ऐसी है जो 100 किलोमीटर भाग जाती है। बताओ, काम तो काम है, करना तो सभी को ही है, लेकिन बहू मैं ना बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ कि तू मुझे मिली है। बस बस माँ जी, इतनी भी तारीफ मत कीजिए, कहीं मैं आपकी तारीफ सुनकर पिघल ना जाऊँ। अरे बहू, तो बहुत ज्यादा मजाक करती है। चल जा, अपने कमरे में आराम कर ले। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। चांदनी अपनी झूठी मेहनत का ढोंग यूं ही जारी रखती है। सुमित्रा ये देखकर सोच कर खुश हो जाती है कि उसकी बहू तो उससे भी ज्यादा मेहनती है। ऐसी एक दिन शांति सुमित्रा से मिलने उसके घर आती है और बोलती है, अरे कैसी चल रही है दोनों सास बहू के जीवन की गाड़ी। चांदनी बहू, तेरी सास तुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवाती ना? नहीं नहीं आंटी जी, माँ जी तो बहुत अच्छी हैं। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों खुश हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बहू, शांति आंटी आ रखी है, उनके लिए जा चाय बना के लेके आ जा। जी अभी बना कर ले आती हूँ माँ जी। चांदनी चाय बनाने के लिए चली जाती है और बाहर सुमित्रा और शांति बात कर रहे होते हैं। चांदनी रसोई में जाकर खुद से बोलती है, क्या है इन आंटी को भी, इनको शांति नहीं है क्या? आते ही बोल रही चाय पियेंगे चाय पियेंगे। इनका बाप चाय पत्ती देके गया था क्या? अब मेरा चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्या करूँ मैं? अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे अभी याद आया कि मेरे पास तो इंस्टेंट टी के पैकेट है, उसी की चाय बना कर दे देती हूँ। इन लोगों को क्या ही पता चलेगा कौन सी चाय पी रहे हैं। इतना कहकर चांदनी गर्म पानी करती है और उसमें इंस्टेंट टी पैकेट डाल देती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर सुमित्रा और शांति को देती है। शांति जैसे ही चाय का घूंट भरती है तभी वो बोलती है, ये चाय का स्वाद कुछ अलग सा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो ठीक लग रही है चाय। नहीं नहीं, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये चाय मशीन वाली है। अरे शांत, अरे बुढ़ापे में सटिया गई है क्या? दिमाग में घूम गया है क्या तेरा? अरे भला, मशीन में चाय कहाँ मिलेगी और कहाँ बनेगी हमारे घर में? बोल तो ऐसे रही है जैसे तू नहीं आके घर में मशीन लगाई हो हमारे। अरे वो तो मैं जानती हूँ, पर मशीन वाली चाय ना मैंने पी रखी है, तो ना मुझे उसका स्वाद बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैं कह रही थी। आंटी जी, हर किसी की चाय बनाने का तरीका अलग अलग होता है, और वैसे भी आपको मेरे हाथ की चाय पहली बार मिली है ना, इसीलिए आपको शायद थोड़ा अलग लग रहा होगा। पता नहीं बहू, जाने दो, अब जो भी है ठीक ही है। अरे शांति, तू चिंता मत कर, मेरी बहू ना मेरी तरह ना मेहनती है, सारे काम करती है। अरे एक भी काम में ना काम चोरी नहीं करती। और ये चाय ना उसने खुद ही बनाई है, कोई मशीन से नहीं बना के लेके आई है, खुद ही बना के लेके आई है वो। हाँ हाँ ठीक है सुमित्रा,
मुझसे धोखा हो गया होगा। ऐसे ही कुछ देर बाद शांति चली जाती है और शांति के दिल में चांदनी को लेकर एक अजीब तरीके का शक पैदा हो जाता है, जिस वजह से वो चांदनी पर नजर रखना शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शांति चांदनी की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती। चांदनी लगातार सुमित्रा को मेहनत का ढोंग करके पागल बनाती रहती। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होती है और सुमित्रा हर साल की तरह इस साल भी सारे सर्दियों के कपड़े बाहर निकालती है, जिन कपड़ों को देखकर चांदनी बोलती है, माँ जी इतने सारे कपड़े, इन कपड़ों को धूप लगानी है क्या? नहीं नहीं बेटा, अभी धूप नहीं दिखानी। पहले ये कपड़े धुलेंगे, फिर उसके बाद धूप दिखानी है। धुलने के बाद क्या मतलब माँ जी? अरे बेटा, ये सारे कपड़े धोने हैं, कहीं और थोड़ी जाएंगे। सारे कपड़े धुलेंगे ये आज ही। पर माँ जी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा ही कहाँ है, थोड़े से ही तो हैं। तो कर लेगी, मुझे पता है। सुमित्रा इतना बोल ही रही होती है कि तभी शांति आ जाती है और सुमित्रा से बोलती है, सुमित्रा जरा मेरे साथ चलियो, मुझे थोड़ा काम है तुझसे। अरे शांति, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है, तू चल तो मेरे साथ। पर मैं बहू के साथ कपड़े धुलवाने लगी थी। अरे तेरी बहू भी तो तेरे तरह मेहनती है, कर लेगी ना वो सारा काम, तू चल मेरे साथ। अरे ठीक है ठीक है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। और ये शायद से बहू तो कर ही लेगी काम। अरे बहू, एक काम कर, ये सारे कपड़े ना तू ही धो लियो, मैं तो अभी जा ही रही हूँ। ये सारे कपड़े उतार कर रख भी दियो। सुमित्रा शांति के साथ चली जाती है और इतने सारे कपड़ों को देखकर चांदनी का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में बोलती है, सासू माँ की बच्ची पागल है क्या? ये बुढ़िया सठिया गई है क्या? इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धोऊंगी? कपड़े तो ऐसे छोड़ के गई है मेरे मुंह पर जैसे मैं धोबन रह चुकी हूँ। जो धोबी घाट ले जाऊंगी और पछाड़ पछाड़ के धो लूंगी सारे कपड़े। ना बाबा ना, मैं तो नहीं कर सकती ये। लेकिन ये सारे कपड़े क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, हमारे शहर में एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ जाकर पैसे देकर कपड़े धुलवा सकते हैं। वहीं से धुलवा कर ले आऊंगी। इन सब कपड़ों को उठाती हूँ और वहीं ले जाती हूँ। सभी से बचते हुए चांदनी कपड़ों का गट्ठर बांधकर ई रिक्शा में बैठकर वॉशिंग पॉइंट की एक जगह पर पहुंचती है, जहां करीब 1.5 घंटे के बाद चांदनी को सारे कपड़े धोकर और सुखाकर उसे वापस कर दिए जाते हैं। इस काम में कम से कम 3000 का बिल बन जाता है। पैसे देकर चांदनी घर वापस आती है। अभी तक सुमित्रा वापस नहीं आई थी। चांदनी सूखे हुए कपड़ों को तह लगा रही थी। तब वहाँ पर सुमित्रा और शांति पहुँच जाते हैं और सुमित्रा बोलती है, अरे वाह बहू, सारे कपड़े तूने अकेले धो भी लिए और सूख भी गए। हाँ माँ जी, मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोती गई और छत पर डालती गई, और आज धूप भी तेज थी तो सारे कपड़े जल्दी सूख गए। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे मशीन में कपड़े डालो और तुरंत ही धुलकर बाहर आ जाते हैं। हाँ आंटी जी, सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। आप तो जानती ही है ना मैं कितनी मेहनती हूँ, बिल्कुल माँ जी की तरह। चांदनी इतना बोलती ही है, तभी सुमित्रा उसके चेहरे पर खींचकर थप्पड़ मारती है। चांदनी एकदम से सुन पड़ जाती है। तभी सुमित्रा बोलती है, अरे बहू, शर्म आती है, वो भी यहाँ बेच के खा गई। अरे कितना ज्यादा झूठ बोलेगी, झूठ का इतना ज्यादा ढोंग कर रखा है तूने। मुझे सारी सच्चाई ने तेरी पता चल गई है, तू कैसे काम करती है। और मुझे यकीन नहीं आता, मेरी बहू इतनी बड़ी झूठी है, इतनी ज्यादा मक्कार है। अरे बहू, वॉशिंग पॉइंट से तो ये सारे कपड़े तुम धुलवा कर ले आई, लेकिन ये पर्ची तो भूल गई तुम। बाहर दरवाजे के पास ही भूल कर आ गई तुम, जो मेरे और सुमित्रा के हाथ लग चुकी है और हमने सारी डिटेल निकलवा ली है। तुम्हें शर्म नहीं आती बहू, हमारे आंखों में धूल झोंकते हुए? अरे कलमुही, मुझे बता कितने ज्यादा तूने मुझसे झूठ बोले हैं, और आज तक तू मुझसे झूठ ही बोलती आई है क्या? अरे तू अब बोलेगी या वापस मारू तेरे गाल पे एक थप्पड़? सुमित्रा के कहने पर चांदनी शुरू से लेकर अंत तक अपने सारे झूठे ढोंग की लिस्ट सुमित्रा को सुना देती है। इसे सुनकर सुमित्रा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। चांदनी लगातार अपनी सास से माफी मांगती है, पर सुमित्रा अपनी बहू को बिल्कुल माफ नहीं करती और बेचारी चांदनी बस हाथ मलती रह जाती है। सुषमा ने हाल फिलहाल में अपने बेटे रोहित की शादी की थी। सुषमा की बहू पूजा दिखने में तो बेहद सुंदर थी। अरे ओ सुषमा, कहाँ है तू? जरा अपनी बहू को तो दिखा। मैं सुबह सुबह तेरी बहू की मुंह दिखाई करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने, आजा तुझे मैं अपनी बहू दिखाती हूँ। इतना कहकर सुषमा अपनी बहू को आवाज लगाने लगती है। सुषमा की बहू भी अपनी सास की आवाज सुनकर तिरंगी कपड़ों में बाहर आती है, और जब सुषमा की बहू चलकर आ रही होती है तो विमला को पूजा का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन जो उसने पहन रखा था उसे देखकर विमला को लगता है कि उसकी तरफ कोई भूत आ रहा है।
सुषमा भूत, सुषमा भाग, भूत, सुबह सुबह तेरे घर में भूत घूम रहे हैं, सुषमा भाग। भूत? कैसी बातें कर रही है? सुबह सुबह कौन से नशे करके आई है? तेरे सर की कसम, पीछे मुड़ के देख जरा, ये अंग्रेजन भूत कहाँ से तेरे घर में आ गई? कहीं तेरे बूढ़े का पहले किसी अंग्रेजन के साथ चक्कर तो नहीं था? उसे तो कभी उसकी पड़ोसन ने भाव नहीं दिया, तो अमेरिका इंग्लैंड की लड़कियां उसे क्या ही भाव देगी। ये भी ठीक है, लेकिन तू जरा पीछे मुड़ के तो देख कि ये कौन है। मेरी तो हवा टाइट हो रही है। सुषमा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत ही ना पड़े। खबरदार, जो तूने ऐसा वैसा कुछ किया। इतना बोलकर जैसे ही सुषमा पीछे मुड़कर देखती है, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उसे भी एक पल को डर लग जाता है, लेकिन सुषमा खुद को संभालते हुए कहती है, अरे विमला, ये मेरी बहू है। तू भी ना जाने सुबह सुबह कैसी कैसी बातें करती है। और बहू तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? ये तेरी बहू है? देख तो जरा कैसी लग रही है। अब तू ही बता, हाथों में जुराब कौन पहनता है? अपनी सास और पड़ोसन की बात सुनकर पूजा अपनी टोपी को दूर फेंकते हुए सुषमा की बहू पूजा सुषमा से कहती है, माँ जी, ये मेरा स्टाइल है तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे इतनी सुंदर लग रही हूँ, थोड़ी तो तारीफ कर दो। अरे सुषमा, तू भी रॉन्ग नंबर लेकर आई है अपने बेटे के लिए। अब क्या कर सकती हूँ, जब रॉन्ग नंबर लग ही गया है तो इससे कनेक्ट तो हो ही जा। और इसे थोड़ा समझा कि ये ससुराल में है, अपने मायके में नहीं। 4 लोग तेरी बहू को देखने आएंगे, मोहल्ले वाले, तो क्या कहेंगे? तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तू ठीक कह रही है। ये क्या मुंह दिखाई करवाएगी? देख रही है कैसी हरकतें हैं इसकी। बहू, तू अभी के अभी कमरे में जा। वो तो विमला अपनी है, तो ये सब देखकर चुप है। कोई दूसरा होता तो अब तक मेरा मजाक बन चुका होता। पूजा तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुषमा अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है कि उसकी बहू ये क्या हरकतें कर रही है। और कुछ देर बाद सुषमा की बहू पूजा साड़ी में तो आती है, लेकिन साड़ी के नीचे उसके जीन्स होती है और साड़ी ऊपर उठी हुई और सर पर टोपी, दोनों हाथों में रुमाल और गले में भी रुमाल बंधा होता है। बहू, तेरी शादी से पहले तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं कि तेरी शादी हो रही है? तू पहले यहाँ रहती थी या विलायत में? माँ जी, आप भी ना कभी खुश नहीं रह सकती। आपने कहा कि मैं पहले वाली ड्रेस न पहनूं, उसे मैंने उतार दिया, अब साड़ी पहनी है, इसमें भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तेरी साड़ी से नहीं, तेरे इस 7 तरह के कपड़ों से है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू पहनना क्या चाहती है। सुषमा अपनी बहू की हरकतें देखकर अब मुंह दिखाई करने का प्लान कैंसिल करती है। औरतों को दरवाजे से ही ये कहकर लौटा देती है कि उसकी बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, शायद नजर लग गई हो। अब बेचारी औरतें भी सुषमा की बात मानकर वापस चली जाती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सुषमा देखती है कि उसकी बहू तरह तरह के फैशन अपना रही है, जो उसके सर के ऊपर से जा रहा था, और इससे सुषमा बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन एक रोज देर शाम सुषमा और विमला बाजार जाते हैं। अरे सुषमा, देख जरा, रंग बिरंगी टोपियां मिल रही हैं, ले ले अपनी बहू के लिए। तेरी बहू को वैसे भी अतरंगी कपड़े पहनने का बहुत शौक है, वो बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। तू भी ना जाने कैसी सहेली है, बल्कि तुझे तो इस समाधान का मुझे हल बताना चाहिए, लेकिन नहीं, तू है कि और लोगों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगी हुई है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तेरी बहू को देखकर तो मेरा तन बदन में आग लग रही है। भला ऐसी भी औरतें होती हैं, ना जाने क्या पहनकर घूमने लगती हैं। मुझे तो कोई फैशन ही नहीं समझ आता इनका। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, लेकिन मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मैंने इस पर एक्शन नहीं लिया तो मेरे मोहल्ले में बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता। सुषमा और विमला बाजार में सामान लेने के बाद अब घर पहुंचते हैं। सुषमा के साथ उसकी पड़ोसन विमला भी होती है। तभी सुषमा घर पहुंचकर अपनी बहू को आवाज लगाती है और सुषमा की बहू पूजा अपने कमरे से निकलकर तो आती है, लेकिन अपनी बहू को उसके कपड़ों को देखकर सुषमा के हाथों में सब्जी से भरा थैला नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, तुझे कल मैंने कहा था ना बहू, कम से कम तू अपनी सास पर तो रहम खा ले। ये क्या पहन रखा है तूने? क्या माँ जी, अच्छा नहीं है क्या? ये हाफ निक्कर उनकी है, कमीज भी उनकी है, और ये गले में रुमाल तो मेरा फैशन है। लग रही हो ना एकदम बेड़ू, पैसा वसूली टाइप औरत। फूटी किस्मत बेचारी सुषमा की। मैं चलती हूँ सुषमा, अपना ध्यान रख, ना जाने अब क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इतना कहने के बाद विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और अब तो तय करती है कि आज वो अपनी बहू को खूब सुनाने वाली है।
बहू बहुत हुआ, अभी तेरे बाप को फोन करती हूँ और उसे यहाँ बुलाकर तुझे ले जाने के लिए कहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। लेकिन माँ जी, बात क्या है? आप ऐसे क्यों बात कर रही है? कहीं आप मेरे कपड़ों को लेकर कोई कदम तो नहीं उठा रही? बिल्कुल सही समझ रही है तू। मैं तुझे और नहीं झेल सकती, कभी कुछ और कभी तो ऐसी चीज पहन कर आ जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तूने पहना क्या है। तेरे आगे तो उर्फी जावेद भी उर्फी कम बर्फी लगती है। माँ जी, मेरा जलवा ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं? बहू, मैं तुझे आखिरी बार समझा कर कह रही हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी झोली फैलाती हूँ, तू मेरी बदनामी मत करवा। लोग तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे देखो जरा सुषमा की बहू ने क्या पहन रखा है। तू तो मॉडर्न भी नहीं है और ना ही विदेश से होकर आई है, फिर ये सब क्या है बहू, और क्यों कर रही है तू ये सब? अच्छा, तो अब समझी, ये मसला 4 लोगों का है जो मुझे देखकर बातें बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू, ये सब मत पहन। तुझे सूट सलवार जीन्स टॉप साड़ी जो पहनना है पहन, लेकिन ये सतरंगी कपड़े क्यों पहन रही है? ऐसा लग रहा है अभी अभी किसी के घर से चोरी करके आ रही है। ठीक है माँ जी, आप कहती है तो अभी आपकी दिक्कत दूर कर देती हूँ। इतना कहकर सुषमा की बहू पूजा हाफ निक्कर कमीज जो कि उसने पेट के ऊपर बांध रखी थी, गले में रुमाल और पैरों में जुराब, ये पहन के वो घर से बाहर निकल जाती है। और मोहल्ले वाले जब सुषमा की बहू पूजा को ऐसे कपड़े पहने देखते हैं तो पूजा का खूब मजाक उड़ाते हैं। विमला आंटी, देखा ना, बन गया मेरा मजाक। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी माँ जी को कुछ कह दे। अरे बेइज्जती तो एक ही बार होती है। अरे बहू तू ये क्या कर रही है? चल अंदर, अभी तू नई नवेली है और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के कहाँ घूम रही है? सुषमा, अरे ओ सुषमा, तुझे अपनी बहू का ख्याल नहीं है क्या? अगर तू अपनी बहू को अभी नहीं संभालेगी तो ना जाने ये आगे क्या करेगी। अरे कैसी सास है तू? पूजा बाहर गई थी, इसके बारे में सुषमा को कोई खबर नहीं थी। जब विमला सुषमा की पूजा को घर लेकर आती है और सारी बातें बताती है तो सुषमा अपनी बहू से माफी मांगकर कहती है, तुझे तो कुछ बोलना भी बेकार है, पूरे मोहल्ले के सामने बदनामी करके रख दी तूने। अरे अब तो मुझे बदनामी का डर भी नहीं रहा, लेकिन आज ही मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ। ऐसा मत कीजिए माँ जी, कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हुई है और आप मुझे मेरे मायके भेज रही है। मेरे पिताजी को लगेगा कि मैंने कोई खटपट की है। लेकिन सुषमा अपनी बहू की एक भी नहीं सुनती और उसे उसके मायके छोड़ाती है। मायके में भी काफी दिन होने के बाद पूजा अपने घर यानी ससुराल तो आती है, लेकिन वो काफी हद तक सुधर चुकी थी क्योंकि उसे अपने किए का एहसास था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।